तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 11। तो अभी तक हमने रेखाओं के समीकरण कैसे निकालते हैं यह पढ़ चुके हैं, तथा दो रेखाओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो चलिए वहीं उसी से अपने भाग को आगे रखेंगे। एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, जिसे हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस भी कहते हैं। तो विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं यह हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे विषम तलीय रेखाओं के बारे में देख रहे हैं। तो विषम तलीय रेखा क्या होती है, यहाँ पर मैं एक उदाहरण की वजह से समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लो एक रेखा ले ली और फिर दूसरी रेखा ले ली। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, मतलब एक दूसरे से छू कर नहीं निकलती हैं, तो वह विषमतलीय रेखाएं हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि विषमतलीय रेखा मतलब एक दूसरे से छू कर कैसे नहीं निकलेंगी। मैंने मान लो यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स ले लिया। ठीक है, इसमें यहाँ से बताता हूँ। हम्म, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ और एक रेखा कुछ ऐसे करके जा रही होगी और एक रेखा हाँ कुछ ऐसे करके जा रही है। मतलब यह पहली बात तो एक तल में नहीं है, मतलब एक तल में नहीं है तो एक दूसरे को छूकर तो वैसे ही नहीं जाने वाली। एक एक तल में नहीं हो, एक दूसरे को छूकर भी नहीं निकलने वाली। तो इन्हीं रेखाओं को हम विषम तलीय रेखाएं कहते हैं, जिसे हम स्क्यू लाइंस भी कहते हैं। तो आपको विषम तलीय रेखा आपको पता चल गया होगा क्या होती है, और अब इनके बीच में न्यूनतम दूरी, तो इनके बीच में जो भी न्यूनतम दूरी होगी वह हम प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम उसे देखने वाले हैं कि वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अब हम रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निम्नलिखित विधि से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक विधि दी गई है जिसके मदद से हम न्यूनतम दूरी प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए L1 और L2 दो विषमतलीय रेखा हैं। तो यहाँ पर मुझे पहली रेखा जो कि L1 और दूसरी रेखा L2, यह दोनों रेखाएं दी गई हैं। और यह भी दिया गया है कि दोनों रेखाएं विषमतलीय हैं। ठीक है, जिनके समीकरण इनके हमें समीकरण में दिए गए हैं। समीकरण कैसे निकाला? आर सदिश बराबर A1 सदिश जोड़ लेमडा B1 सदिश, और यहाँ पे आर सदिश बराबर निकाला A2 सदिश जोड़ म्यू B2 सदिश। यहाँ पर यह कैसे होगा? तो हम यह जो भी भाग है वह उसका समीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे A1 सदिश क्या है? A1 सदिश है मेरी, मान लो कोई भी रेखा पर बिंदु हो जाएगी। तो आप पहले L1 रेखा देखिए, L1 रेखा पे यहाँ पे हमें दो बिंदुएं दी गई है। पहली है P, दूसरी है S। तो L1 रेखा पर जो भी कोई बिंदु होगी उसकी स्थिति सदिश को हमने A1 मान लिया है। ठीक है, तो पहली रेखा को जो भी स्थिति सदस्य है उसको हमने A1 मान लिया है। और दूसरी रेखा हमें दी गई है L2। तो उस पे मान लो क्यू क्यू बिंदु है और टी बिंदु है। तो क्यू और टू भी टी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को अगर हम स्थिति सदस्य मान लेंगे तो वह A2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टी को ए टू स्थिति सदस्य मान लिया है। तो ठीक है, A1 और A2 हमारी स्थिति सदस्य हो जाएंगे दोनों रेखाओं पर। तो लेमडा और म्यू ये दोनों स्थिर राशि हैं, कोई भी दो स्थिर राशि हो सकती है और इन दोनों की कोई भी मान हो सकता है। लेमडा का मान एक दो तीन कुछ भी हो सकता है, इसी तरह म्यू का मान भी एक दो या तीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम देखेंगे B1 सदिश और B2 सदिश के बारे में। B1 सदिश क्या है? यहाँ पर आप देख लीजिए लेमडा और म्यू के गुणांक में जो भी बी सदिश दी गई होती है वह L1 और L2 की दिशा में जाने वाली सदिश ही होती है। तो यहाँ पे B1 सदिश क्या है मेरी? L1 रेखा के समांतर सदिश। समांतर क्या होता है? मान लो मैंने यह दी L1 रेखा, ठीक है, एल ही मैंने दूसरी रेखा। तो आप देख सकते हैं इसकी दिशा और इसकी दिशा एक सी है। मतलब कि दोनों की दिशा जब एक समांतर मतलब एक ही तरफ होने वाली है, दोनों की दिशा जब बराबर होगी तो वो दोनों रेखाएं समांतर समांतर सदिश हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी हमें B1 रेखा दी गई है वह रेखा L1 रेखा की समांतर है। यह हम पिछले वाले भाग में पढ़ चुके हैं जहाँ पे मैंने रेखा का समीकरण निकाला था। तो वह दोनों जो भी हमें समीकरण दी गई है वह रेखा का ही समीकरण है जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो L1 की समांतर हो जाएगी V1 सदिश। इसी तरह मान लो मैंने यह L2 सदिश ले ली और यह B2। तो जो भी B2 सदिश है वह होगी L2 की समांतर।
तो इसे B1 B2 और L2 इन दोनों की दिशा भी एक जैसी है। जब दोनों सदिशों की दिशा एक जैसी होगी तो वो दोनों सदिश समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो दोनों जो कि L1 और L2 रेखा है उन दोनों के समीकरण क्या आ जाएगा, L1 रेखा का आ जाएगा, यहाँ पर R की जगह मान लो मैंने L1 मान लिया और उसको L2 मान लिया। ठीक है, तो L1 रेखा पर मेरी स्थिर बिंदु थी A1 और L2 रेखा पर मेरी स्थिर बिंदु थी A2। ठीक है, और लैम्डा और म्यू जो कि स्थिर राशि है, और B1 रेखा थी मेरी L1 रेखा की समांतर सदिश, और B2 थी मेरी L2 रेखा की समांतर सदिश। तो मेरी L1 आ जाएगी A1 जोड़ लैम्डा B1 सदिश, और यहाँ पे L2 आ जाएगी A2 जोड़ म्यू1 म्यू B2 सदिश। ठीक है, तो यहाँ से हमने L1 और L2 सदिश दोनों निकाल लिए हैं। अब आगे देखेंगे, तो आगे हमें दिया गया है L1 पर कोई बिंदु S जिसकी स्थिति सदिश A1 है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि L1 कोई भी रेखा है जिसपे कोई भी हम स्थिति बिंदु ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने स्थिति सदिश A1 ले लिया जो कि S बिंदु है। और L2 पर कोई बिंदु T जिसकी स्थिति सदिश A2 है, तो L1 L2 पे मैंने कोई भी बिंदु ले ली है T, जैसे यहाँ पे मैंने S ली थी और यहाँ पर मैंने T ली थी। T मेरी कोई भी बिंदु हो जाएगी जो कि A2 उसकी सदिश है। तो स्थिति सदिश हमने दोनों की मान ली है, और तो अब इनकी न्यूनतम दूरी हम निकालेंगे। तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, तब न्यूनतम दूरी सदिश का परिमाण एस टी के न्यूनतम दूरी की दिशा में प्रक्षेप के माप के समान होगा, अनुच्छेद 10.6.2। 10.6.2 में हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि जो भी न्यूनतम दूरी होगी एस टी, दी गई है मुझे एस टी। ठीक है, एस टी दी गई है, एस टी की न्यूनतम दूरी की दिशा में प्रक्षेप के माप के समान होगा। ठीक है, जब मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देता हूँ इस तरह, जब मैं यहाँ पर सीधी लाइन खींचूंगा तो यही मेरी सबसे न्यूनतम दूरी होने वाली है। जब मैं यहाँ से 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर कोई भी सीधी रेखा खींच दूंगा जो कि एस टी के से जुड़ी हुई है, तो वही हमारी न्यूनतम दूरी होने वाली है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी हम क्या निकालेंगे वह भी हमें पता चल गया है, तो इसको आपको जो याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालते हैं हम अपनी न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं यह बिंदु दी गई है मुझे एस और यह बिंदु दी गई है टी। तो यहाँ से मेरी सीधी सीधी यह बिंदु एस टी दी गई है, तो मैं इसके इसकी समांतर, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने जो टिप्पणी पढ़ी थी उसमें हमने देख चुके हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक सदिश दी गई है, तो उसको मैं दूसरी जगह रख सकता हूँ, वह बस उसी दिशा में होनी चाहिए। तो जो कि एस टी सदिश मुझे दी गई है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, देख लीजिए यहाँ पर यह सदिश मैंने रख दिया है। और दूसरी सदिश जो कि पी क्यू थी वह इसी दिशा में होने वाली है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जब मैं यहाँ से एक सीधी रेखा खींचूंगा जो कि 90 कोण पर होगी, और 90 कोण पर होने वाली है, तो यही मेरी न्यूनतम दूरी होगी। तो यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पर जो कि 90 कोण का कोण बना रही है, तो पी क्यू हमें न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। और इन दोनों के बीच में जो भी कोण है उसको मैंने थीटा मान लिया है। तो ठीक है, तो हमें पहले थीटा प्राप्त करना है, तो उसके बाद हमें पी क्यू प्राप्त करना है। तो पी क्यू जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो हमें उसकी न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपने थीटा को, थीटा कोण जैसे ही निकल आएगा उसके बाद हम पी क्यू को निकालेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो कि साइन या फिर कोसाइन की मदद से हम पी क्यू को निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके निकालते हैं। तो यदि L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी सदिश पी क्यू है, ठीक है, तो L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी पी क्यू मैंने आपको बता दिया है कि पी क्यू यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण यह बनाएगी तो यही हमारी न्यूनतम दूरी निकल आएगी। न्यूनतम दूरी जो कि हम एस टी की मदद से निकालेंगे। तो पहले हम एस टी हमें मालूम ही होगा, फिर उसके बाद हम थीटा कोण निकाल लेंगे और फिर पी क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और इस सदिश को मैंने अल्फा सदिश मान लिया है जो कि हमारी पी क्यू सदिश है। पी क्यू सदिश को भी हमने अल्फा सदिश मान लिया है। तो यदि L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी PQ है, ठीक है, ये को मान लिया है, तो यह दोनों B1 और B2 से पर लंब होंगे। तो जो कि B1 सदिश है और B2 सदिश है, तो इन दोनों पर यह लंब होने वाली है। ठीक है,
पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश एन कैप इस प्रकार होती है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे दिया गया है पी क्यू सदिश। यह पी क्यू सदिश है, तो पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश एन कैप। पी क्यू की दिशा में मुझे एन कैप निकालनी है। देखिए, पहले मुझे यह बी वन सदिश दी गई है। ठीक है, बी वन सदिश क्या है? एल वन रेखा के समांतर एक सदिश। फिर मुझे बी टू सदिश दी गई है। बी टू सदिश क्या है? एल टू रेखा के समांतर एक सदिश। ठीक है, मुझे बी वन और बी टू सदिश दी गई है। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे निकालेंगे। तो आपने पहले यह फॉर्मूला जो पढ़ चुका हो, आपने सदिश बीजगणित में यह फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब हम दो रेखाओं का जब हम सदिश गुणनफल करते हैं तो यह कैसे आता है? यह आएगा बी गुणा बी वन गुणा बी टू, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा उसके बाद एन कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे इनको देख सकते हैं। तो मान लो मैंने इसको यहाँ पर इसके भाग में ले आया, तो यह उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग का साइन लगा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे एन कैप निकालना है। तो जो भी इस दिशा में इकाई सदिश एन कैप निकलेगी वह कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ से देख लीजिए, सीधे सीधे आ जाएगा बी वन गुणा बी टू सदिश, और नीचे आ जाएगा बी वन गुणा बी टू सदिश का परिमाण। तो पहले हमें बी वन गुणा बी टू सदिश करना है, फिर बी वन गुणा बी टू सदिश का परिमाण निकालना है। यहाँ पर गुणा का मतलब है इनका सदिश गुणनफल। तो ठीक है, सदिश गुणनफल आप सदिश बीजगणित में पढ़ चुके होंगे, तो वहां से आपको जरूर ध्यान रखना है। एक बार आपने नहीं याद है तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ से आप एन के का फॉर्मूला याद रख लीजिए, जो कि है बी वन सदिश गुणा बी टू सदिश, जो कि इन दोनों का सदिश गुणनफल है। उनके नीचे आएगा बी वन गुणा बी टू का परिमाण। ठीक है, जो भी हमारी सदिश गुणनफल आएगा उसका हमें परिमाण से उसको भाग दे देना है। जैसे ही हम भाग देंगे तो मुझे एक एन कैप मिल जाएगा, लेकिन जो कि उस दिशा में एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण एक होता है। इकाई सदिश मुझे दिशा दर्शाने के लिए प्रयोग होती है, उसका परिमाण हमेशा ही एक होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालते हैं हम इसकी न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी को हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो कि एक ट्रायंगल देखिए ऐसे बना था ना, एक रेखा ऐसे जा रही थी जो कि एल वन थी, एक रेखा ऐसे जा रही थी जो कि एल टू थी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एस और टी दी गई थी, और यहाँ पे दिया गया था पी और क्यू। और इस रेखा को मैंने यहाँ पर बना दिया था। जैसे बनाया था तो यहाँ पे 90 कोण का 90 डिग्री का एक कोण बन गया था। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना था तो यही हमारी सबसे न्यूनतम दूरी हो गई थी। तो इस न्यूनतम दूरी को मैंने डी मान लिया है। देखिए, यहाँ पे जो भी पी क्यू है उसको मैंने डी मान लिया है। ठीक है, पी क्यू सदिश डी हो जाएगा, और यहाँ पर जो कि पी क्यू और एस टी के बीच में जो भी कोण था उसको थीटा मान लिया है। तो पहले हमें थीटा प्राप्त करना है, फिर साइन कोस, इनकी मदद से हम इसकी न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू बराबर एस टी कोस थीटा। पहले हम देखते हैं कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा मैंने बता मतलब आपने पढ़ी रखा होगा, आप मतलब हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा में हम पहले बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, इसको मैं एस समझाता हूँ। यह मेरा बी है, यह मेरा पी है, और यह मेरा एच है। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी भागे एच। बी भागे एच हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए बी मेरा क्या है, यहाँ पे बी मेरा हो जाएगा डी, और यहाँ पे एस पी यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा क्या, यह मेरा जी कहते हो एस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोस थीटा मैंने निकाला। ऐसे जैसे मैं कोस थीटा निकालता हूँ, कोस थीटा कैसे क्या आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा बी भागे एच। तो यहाँ पे बी बी किसके बराबर है? बी है मेरे डी के बराबर। डी डी को मैं पी क्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद
एच एच किसके बराबर है, एच है मेरी एस टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एस टी साइड गुणन में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा एस टी कॉस थीटा। तो यहाँ से सीधे सीधे एस टी कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए पी क्यू बराबर एस टी कॉस थीटा आ गया है, तो यहाँ से हमने कॉस की मदद से पी क्यू का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम पी क्यू का मान भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू भागे एस टी। ठीक है, यहाँ से मैंने बता दिया है कि cos थीटा बराबर हो जाएगा, जो कि पी क्यू मेरा बी है और नीचे आ जाएगा हमारा एस टी। ठीक है, तो पी क्यू भागे एस टी आ गया। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे पी क्यू डॉट एस टी और हम नीचे लिख देंगे उन दोनों का मॉड। यह कैसे निकालते हैं, तो मैंने देखा बताया था आपको, जब हम दोनों सदिश के बीच में जब भी कोई भी कोण निकालते हैं, तो सदिश के बीच में कोण कैसे निकलता है, यह भी आप जो कि अदिश गुणनफल पढ़ा होगा, ए डॉट बी भाग में लिखते हैं हम ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण। यह है आप सदिश बीजगणित में जो भी उसका अदिश गुणनफल है उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम cos थीटा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ए बी, ये क्या है मेरा पी क्यू, बी क्या है एस टी, पी क्यू डॉट एस टी का हम अदिश गुणनफल कर देंगे और उसके नीचे हम उन्हें भाग दे देंगे पी क्यू के परिमाण से और एस टी के परिमाण से। तो यहाँ से मेरा cos थीटा निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू सीधे सीधे हमने डी मान लिया है, तो पी क्यू की जगह पे मैंने डी रख दिया और और यहाँ पे मैंने एन कैप जो कि मेरी उस दिशा में एक रेखा है उससे गुणा कर दिया। इसका आप ध्यान रखना, इसका परिमाण हमेशा एक होता है। ठीक है, अब एस टी कैसे निकलेगा, एस और टी, एस आपको ध्यान होगा, एस को मैंने ए टू माना था और टी को मैंने ए वन माना था, जो कि हमने शुरू में स्थिति सदिश निकली थी उनको ए टू और ए वन माना था। एस टी को मैं एस टी को कैसे कैसे लिख सकता हूँ, एस टी को मैं सीधा सीधा लिखता हूँ ए टू माइनस ए वन, सीधा सीधा एस टी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू और एस टी की जगह मैंने मान रख दिया है। अब नीचे पी क्यू की जगह पे मैंने डी सीधा सीधा रख दिया और एस टी की जगह पे एस टी रख दिया, क्योंकि यह उन दोनों का परिमाण है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया भी गया है कि क्योंकि एस टी ए टू सदिश माइनस ए वन सदिश के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से डी और एन इनका मान आ जाएगा बी वन गुणा बी टू, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से cos थीटा मेरा आया था, cos थीटा क्या आया था, पी क्यू डॉट एस टी डिवाइड बाई पी क्यू और एस टी का परिमाण। तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा इक्वेशन समीकरण 3 की मदद से बी क्यू गुणा बी वन गुणा बी टू और यहाँ से आ जाएगा ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन जो को त्यों लिख दिया, एस टी भी जो को त्यों लिख दिया है। यहाँ से मैंने क्या लगा दिया है, टी, टी का परिमाण और डी सदिश। ठीक है, डी सदिश थी हमारी बी वन गुणा बी टू, जो कि हमारा सदिश गुणनफल है। यहाँ पे बी वन गुणा बी टू का परिमाण जो भी निकला के आएगा वह उसका परिमाण है। तो यहाँ से हम उसका परिमाण भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सीधे सीधे cos थीटा का मान आ जाएगा ए है। जैसे मुझे cos थीटा का मान पता चला, अब cos थीटा मुझे पता चल गया, यहाँ से मैं थीटा भी निकाल लूंगा। तो जैसे ही मुझे थीटा पता चलेगा, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, डी, डी है मेरी पी क्यू। तो डी सबसे न्यूनतम दूरी है, तो उसकी सबसे न्यूनतम दूरी हमें प्राप्त करनी है। तो डी भी हम cos थीटा की मदद से निकाल लेंगे, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या था, cos थीटा बराबर था मेरा पी क्यू आगे एस टी। एस टी हमें पहले ही से मालूम है, जो कि ए टू घटक ए वन सदिश। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू कैसे निकल आएगा कि जब हम ए टू घटक ए वन सदिश का गुणन कर देंगे cos थीटा से, तो मुझे सीधे सीधे पी क्यू जो कि डी है उसका मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी इस न्यूनतम दूरी अब हम निकालने वाले हैं। तो अभी इस न्यूनतम दूरी में क्या आ जाएगा, डी बराबर पी क्यू, डी को हमने पी क्यू माना था जो कि एस टी कोस थीटा के बराबर था। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से एस टी कोस थीटा मैंने जो कि रख दिया है, तो डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा बी वन गुणा बी टू। ठीक है, बी वन गुणा बी टू क्या है, बी वन सदिश जो कि हमारे एल वन सदिश की समांतर सदिश थी, बी टू जो कि एल टू सदिश की समांतर सदिश थी। इन दोनों का गुणा सदिश सदिश गुणनफल आ जाएगा और ए वन माइनस ए टू, यह मेरा क्या है, यह है हमारा एस टी।
ठीक है। एस टी कैसे निकाला हमने, दूसरी सदस्य से पहली सदस्य के जो भी हमारी स्थिति सदस्य दी गई थी उन दोनों को घटा दिया है। तो A2 - A1 सदस्य आ जाएगी मेरी एस टी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा B1 गुणा B2 सदस्य का परिमाण। तो यहाँ से सीधे सीधे हमें न्यूनतम दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जो भी न्यूनतम दूरी है उसको मतलब आपको ध्यान जरूर रखना है कि मतलब कैसे हमने निकाला है अभी तक, लेकिन आपको इसका परिमाण मतलब जो भी आंसर में परिमाण निकला है उसको जो याद रखना है। ठीक है, तो आज हम दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले भाग में क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। यह हमें उसका कार्तीय रूप भी पढ़ना है। मतलब ये अभी हम जो भी समतल रूप हो चुका है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसके कार्तीय रूप को पढ़ेंगे जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जो भी हमें दो सीधी सीधी रेखाएं दी गई होती हैं जिनकी दिशा एक समान होती है, मतलब कि यह एक दूसरे को कभी काटने नहीं वाली, न एक दूसरे से कभी दूर जाने वाली है, तो उनके बीच की दूरी भी हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।